हम्म, तो बच्चे लोग लिखिए कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलोरीमेट्री में हीट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और हीट का ट्रांसफर होने से किसी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर में चेंज कितना आता है, उसका फेज चेंज कब होगा, अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिला लेंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस फेज में कितना बचेगा क्या नहीं बचेगा, ये सब देखते हैं। मतलब बेसिकली हीट का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। हीट का इंटरेक्शन में से डिफरेंट सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, फेस का चेंज होता है, क्या होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन चीज जो इन्वॉल्व है इसमें वो क्या है? हीट, है ना। अब हीट क्या है? वैसे हम लोग केमिस्ट्री में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तब देखें हीट क्या है बेसिकली? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transmits which transmits due to temperature difference, ठीक है। तो ये एक फॉर्म ऑफ हीट है या फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसके कारण ट्रांसफर होती है? टेम्परेचर डिफरेंस में। अगर आप दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों को टेम्परेचर डिफरेंस में रखें तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी क्या होगी? फ्लो होगी, और उसी को क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी का यूनिट जो होगा वो एनर्जी है, तो क्या होगा? फिर हैंग हो गया क्या? ऐसा लग रहा है। हाँ, 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। ये क्या हो गया? ठीक है। तो हीट एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? क्योंकि एनर्जी है तो क्या होगा यूनिट? जूल्स या फिर कैलोरी। जूल्स या फिर कैलोरी। दूसरा, ये क्या क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका कोई डायरेक्शन के हिसाब से ऐड नहीं होता, वेक्टर एडिशन लगता नहीं है। हीट दे रहे हो तो प्लस, हीट ले रहे हो तो माइनस, ठीक है, नॉर्मल एडिशन होता है। फिर इसका डायमेंशन क्या होगा? क्योंकि एक एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो होगा mL/T-2। ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक, क्लियर है। तो इसी हीट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, लिखिए स्पेसिफिक हीट। ठीक, क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी आ रही है या जा रही है, यह पता लगाने का एक तरीका है, हम लोग उसके टेम्परेचर को मॉनिटर करें। तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि समय के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है। और समय के साथ उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे बॉडी हीट लूज कर रही है कि नहीं। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी? अगर आपको सपोज टेम्परेचर T है और उस टेम्परेचर से आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना है। तो आप जितना अमाउंट ऑफ हीट दोगे सब्सटेंस को ताकि उसका टेम्परेचर क्या बन जाए? 1 डिग्री, तो अलग अलग मास होगा तो अलग अलग देना पड़ेगा, इसलिए पर यूनिट मास फिक्स कर दिए। किसको आप दे रहे हैं हीट एनर्जी? यूनिट मास को। तो कितना हीट एनर्जी पर यूनिट मास आप दे रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर में कितना राइज आ जाए? 1 डिग्री। तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। लिखो, स्पेसिफिक हीट is defined as the amount of heat given to unit mass of a substance, unit mass of a substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अमाउंट जितना हीट का दे रहे हो ताकि एक यूनिट मास में 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आ जाए। सबके लिए क्या होगा? ये अलग अलग होगा, है ना। अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखते हैं?
सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास क्या है m, आप इसको Q हीट सप्लाई किए तो इसका टेम्परेचर जो है T से बढ़ के T प्लस डेल्टा T हो गया। कितना हो गया? T प्लस 20 से 40 हो गया, कितना भी हो गया T प्लस डेल्टा T। टोटल Q अमाउंट सप्लाई किए, m मास का सब्सटेंस कितना हो गया T प्लस डेल्टा T। तो आपने टोटल हीट कितना सप्लाई किया Q, पर यूनिट मास कितना हीट सप्लाई किया Q बाय m, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर कितना सप्लाई किया डेल्टा T। आ रही बात समझ? तो हीट गिवन पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ Q बाय m डेल्टा T। यही क्या होता है? तो इसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। C क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक हीट C। समझ में? तो स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू राइज इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 केल्विन से बढ़ाना है अपने को टेम्परेचर, तो कितना हीट दे रहे हैं। अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या होगा? अलग अलग। ठीक, चलो अब देखो, तो C का जो वैल्यू हो गया Q बाय m इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर मैं इसका ऐसा यूनिट देखना चाहूं, इसको क्या मैं नापता हूं? जूल या फिर कैलोरी में, डिवाइडेड बाय मास क्या में रहेगा? ग्राम्स में, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहां डिग्री सेंटीग्रेड रहे या केल्विन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज मतलब 1 केल्विन का टेम्परेचर राइज। आ रही बात समझ में? एब्सोल्यूट में फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये तो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी में 1 डिग्री का चेंज या 1 केल्विन का चेंज एक ही बात है। तो यहां पर आपको चिंता नहीं करना है, केल्विन लिखा हो या वो लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, इसे ऐसा भी लिख सकता है कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है। दूसरी चीज, एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है। क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये ऐसा है कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जो करते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज या काइनेटिक एनर्जी, उसको हमेशा जूल्स में निकालते हैं। तो ये सक्सेसफुली शो किया गया प्रैक्टिकल से, इन एक्सपेरिमेंटल, कि आप जो मैकेनिकल वर्क है उसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो इक्विवेलेंट कैसा आया कि अगर आप सपोज 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 4.17 या फिर 4.2 ले लो जूल्स। कितना? 4.17 या 4.2 जूल्स। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी आप जूल्स में मैकेनिकल एनर्जी करते हैं ना, अगर उस पूरी मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर दें, या उस मैकेनिकल एनर्जी से आप हीट ट्रांसफॉर्म करें, तो हीट कितना बनेगा? इतना। कितना? 1 कैलोरी। 4.2 जूल वर्क मैकेनिकल वर्क कितना हीट बनाएगा? 1 कैलोरी। तो इसको कन्वर्जन है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का। ठीक है। तो आप जो है इसका यूनिट जूल पे भी लिख सकते हो। जैसे 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें आप क्या कर दो? 4.2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये सिंपल, ये कितना हो जाएगा? 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। मतलब 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन कितने के बराबर होगा? 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन के। क्लियर है? ये हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यूनिट इसमें भी दे सकता है, जूल्स में। या आपको आगे क्वेश्चन अपन देखेंगे जब करेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी कहीं हो रहा होगा, उसको हीट में ट्रांसफॉर्म करना है और फिर उसे टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर डाउन, वो सब निकालना है। ठीक है, तब भी ये काम आएगा। ओके। दूसरा, अगर आप इसको किलो जूल में लेना चाहे तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी होगा। हाँ, डिवाइड कर देंगे। और ग्राम में करना होगा, ग्राम को क्या में करेंगे? केजी में करेंगे, तो उसको भी डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1000 वो दोनों कट जाएगा। तो अब केजी ग्राम पर केजी, सॉरी, किलो जूल केजी पर केल्विन में भी ले सकते हो। ठीक, लेकिन अगर जूल पर केजी पर केल्विन में लोगे तो फिर वो ग्राम डिवाइड बाय 1000 हुआ तो ऊपर चले जाएगा। तो यूनिट ऐसा भी आ जाएगा, 4200 जूल पर केजी केल्विन, या केजी डिग्री सेंटीग्रेड। या इसमें रहेगा तो ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1000, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन जो लिखना लिखो।
समझ में आ रहा है यूनिट्स? ठीक। दूसरा ये हो गया स्पेसिफिक हीट, है ना। फिर आपको क्या याद रखना है, वाटर का स्पेसिफिक हीट याद रखिएगा, है ना। वाटर का, फॉर वाटर लिख लो, फॉर वाटर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन या 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप क्या करें, 1 ग्राम पानी लें और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर आपको बढ़ाना है तो आपको 1 कैलोरी हीट देना पड़ता है। ये इसकी डेफिनेशन भी होती है। ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन, ठीक। और जनरली पानी को कब लेते हैं, 15 डिग्री पे लेते हैं, तो 15 से 16 करने पे ये यूज होता है। वो सब बात का बात है, देखेंगे अब, ठीक है। लेकिन अभी याद रखना फॉर वाटर कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, या जूल्स में लेंगे तो 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। और फॉर स्टीम या फिर आइस, दोनों के लिए, स्टीम हो या फिर आइस हो, उसके लिए होता है बच्चों 1/2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ये वैल्यू भी याद रखना। क्लियर? तो इतनी चीज क्लियर हो गई। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है बच्चों, कितना हीट गिवन है ऑब्जेक्ट को पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास, ठीक है। और उसका यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या आप लोग कैलोरी पर ग्राम केल्विन में भी बोल सकते हो, या आप जूल पर केल्विन पर ग्राम में भी ले सकते हो। कन्वर्जन आपको पता रहना चाहिए। ओके, ठीक, आगे बढ़े। तो सपोज इससे सवाल ऐसे टाइप का पूछ देगा इन्हें आपको, जैसे कि अगर आप क्या करें, सपोज आप 200 कैलोरी हीट सप्लाई कर रहे हैं, है ना, किसको, वाटर को, एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर को 200 कैलोरी हीट सप्लाई करो एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पूछेगा बताओ राइज इन टेम्परेचर कितना होगा या फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, से डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक। और मास ऑफ वाटर दे दिया है यूनिट केजी, 1 केजी, कितना दे दिया है 1 केजी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, देखो आपको पता है C बराबर क्या होता है, Q बाय M डेल्टा टी। तो यहां से आप डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाय MC। अब Q क्या में ले रहे हो, कैलोरी में। Q क्या में ले रहे हो, कैलोरी में। मास क्या में ले रहे हो, केजी में। तो इसको लिख लेते हैं 1 इनटू, अब आपको C लेना है, तो देखो ये केजी में है और ये क्या में, कैलोरी में है। तो अब आपको ये लेना है, तो आपको आप 2 यूनिट ध्यान से रखना। अगर आप ग्राम पर में ले रहे हो तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ऐसे लिखेंगे, या डिग्री सेंटीग्रेड जो भी। और ये क्या में है, केजी में, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 10 का पावर 3। अब ये क्या में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। तब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा। तो कितना है 2/1000.2 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, जो भी लेना लो, इतने का चेंज आया डेल्टा टी, ठीक। तो पहले कितना था 15 डिग्री, तो बढ़ के कितना हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ऊपर से तो नहीं गया, तो सिंपल आपका कैलकुलेशन ऐसा रहेगा। ये फॉर्मूले से अपन इस्तेमाल कर लेंगे, कोई भी एक चीज गायब करेगा बाकी चीजें पूछेगा, ठीक। यहां तक क्लियर है ना। फिर आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है बच्चों कि आपको ये पूछ देगा, देखो सपोज आपको ऐसा बोल देगा क्वेश्चन कि एक वाटरफॉल है, क्या है वाटरफॉल, और वाटरफॉल में कितने हाइट का, ऐसे बोल देगा 100 मीटर का, क्या बोल देगा 100 मीटर का वाटरफॉल है, ऐसे गिर रहा है पानी, इससे गिर रहा है। तो आपको बोल देगा देखो पानी का टेम्परेचर सपोज T है ऊपर में, है ना। और जब वाटर ऊपर से नीचे गिरता है, वाटर क्या करता है ऊपर से नीचे गिरता है, तो जितनी भी वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है ना, काइनेटिक एनर्जी जितनी भी गेन करता है, जमीन में टकराते ही वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी। तो आपको पूछ देगा भाई पानी का जो एक ड्रॉप था, पानी का जो एक ड्रॉप था उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, आपको ये पूछेगा, ठीक। आ रही बात समझ में। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग बोलेंगे चलो यहां पर एक पानी का ड्रॉप ले लेते हैं,
पानी का ड्रॉप ले लेते हैं, पानी का ड्रॉप का मास क्या है, m, मान के चलो, ठीक है। अब m मास का पानी नीचे गिर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी mgh, तो m इंटू जी इंटू एच। अच्छा, ये क्या में आएगा, मास जी और एच डालेंगे अपन, जी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डालेंगे, हाइट को मीटर में डालेंगे, इसको केजी में डालेंगे, तो आंसर जूल्स में आएगा, कैलोरी में थोड़ी आएगा, क्या में आएगा, जूल्स। तो mgh जो एनर्जी है वो क्या हुई, यहां से टकराई और टकराने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, टकराने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। अब हीट में कन्वर्ट हो गई तो इसको Q हीट से इक्वेट करेंगे, ठीक। तो mgh बराबर क्या होगा, mc डेल्टा टी, m से m कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक। ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आया कि नहीं आया, c बराबर q बाई एम डेल्टा टी होता है, तो mc डेल्टा टी, m से m क्या हो गया, कट गया, तो मास दिया है नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 100, ठीक। अब ये क्या में है, ये जूल्स में, और अपन c का वैल्यू क्या में डालेंगे, इंपॉर्टेंट है। सपोज अपन ने इसको डाल दिया कैलोरी में, और पानी का क्या होता है केजी के लिए, पढ़े 1000 कैलोरी पर केजी केल्विन इंटू डेल्टा टी। तो यहां कैलोरी में, यहां जूल में डायरेक्ट इक्वेट थोड़ी कर सकते हैं, तो या तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, या इसको आप जूल में, इसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कर लीजिए, या इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देते हैं, 4.2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब ये क्या में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कैलोरी। अब कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, ठीक, और 1 2 3 1 2 3 ये कैंसल हो गया, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 1/4.2, ये डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन जो लेना है आप ले लो, तो इतना टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाए, समझ में। बढ़े आगे बच्चों, क्लियर है ना। तो ये आ गया डेल्टा टी का वैल्यू। अब जैसे आपको इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है, वाटर ऊपर से तैर रहा था, तो नीचे गिरने में कितना होगा बोल देगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि आपको बोलेगा 50% ही लूज हो रहा है, तो mgh का 50% लेके इक्वेट करेंगे, तो ऐसे टाइप का आपको सवाल चेंज कर सकता है, ठीक। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब अभी मैं आप लोग को क्या बताया था कि जैसे टेम्परेचर क्या होता है, एक डिग्री ऑफ हॉटनेस बताते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उससे मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि समझ रहे हो कि हीट दे रहे हैं कि हीट ले रहे हैं, ये हम लोग टेम्परेचर से मॉनिटर कर सकते हैं। अब लेकिन सोचो कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फिर भी ऑब्जेक्ट हीट ले रहा है, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। हम लोग छोटी क्लास में पढ़े, जब फेस ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या होता है, जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो, लिक्विड से गैस हो रहा हो, या वापस उल्टा हो रहा हो, तो ये सब में क्या हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। उस वक्त भी तो हीट ले रहा है, वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रही, क्या के काम आ रही है, फेस चेंज करने के काम आ रही है। आ रही बात समझ में। तो अगला जो हीट का लेन देन है वो पढ़ते हैं अपन, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिए फेस ट्रांसफॉर्मेशन। फेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए फेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखना है कि सपोज दो फोर्सेस जो होती हैं वो ये बताती हैं, नहीं वो ये समझाती हैं कि ऑब्जेक्ट सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, कि गैसियस स्टेट में एडजस्ट कर यानी एग्जिस्ट करेगा। कौन सी दो फोर्सेस, एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या करती है, सॉलिड को यानी ये ऑब्जेक्ट को यानी मॉलिक्यूल्स को पास पास में खींच के रखती है। और दूसरा होता है बच्चों थर्मल एजिटेशन। क्या होता है दूसरा, थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन डिपेंड करता है कि हीट कितनी है इसमें, या इसका टेम्परेचर कितना है। आप अगर क्या करते हो, इसको हीट एनर्जी दोगे तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। तो अपनी जगह पे तो है लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा है,
और उसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो एवरेज गैप दो मॉलिक्यूल्स के बीच बढ़ता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है, यानी थर्मल एजिटेशन, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी अगर आप दे दो, इतना ज्यादा टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का बढ़ जाए, अब वो क्या करते हो, अब एक्स्ट्रा और हीट दोगे तो अब वो फेस ट्रांसफॉर्म करेगा, सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे 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 और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर और हीट दे दिए तो अब सॉलिड लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस, और दूर चले जाएगा। आ रही बात समझ? ठीक, तो ये फोर्स क्या करती है, फेस चेंज, नहीं, ये जो फोर्स है वो क्या कर रही है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जा रही है, ये फोर्स क्या कर रही है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रख रही है। तो ये जो है ये तो कांस्टेंट होती है, हीट नेचर पे डिपेंड करती है, और ये जो फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो हम लोग हीट सप्लाई करके फेस चेंज कर सकते हैं, कैसे, थर्मल एजिटेशन को बढ़ा के। ठीक, थर्मल एजिटेशन को बढ़ा के। अब देखते हैं कैसे बढ़ाएगी। ठीक, अब सपोज आपके पास एक क्या है, सॉलिड है, क्या है बच्चों, सॉलिड। ठीक, आप इसको आप हीट दिए, क्यू, कितना हीट दिए, क्यू हीट दिए। अभी ये क्या करेगा, टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा, क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से उस टेम्परेचर पे अब इसका क्या होना है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये उस टेम्परेचर में पहुंच गया T1 से T2 तक कि अब जो आप हीट इसके बाद दे रहे हो ना, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, उससे ये क्या होगा, सॉलिड से क्या में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, लिक्विड में। तो उस टेम्परेचर को बोल देंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बचपन में पढ़े अपन, उसको क्या बोल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और जितनी हीट आप दे रहे हो, जितनी हीट आप दे रहे हो, वो हीट टेम्परेचर में तो दिख नहीं रही है चेंज में, तो उसको बोल देंगे हिडन हीट या लेटेंट हीट। क्या की, सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, तो आप पिघला रहे हो, फ्यूज कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब लेकिन अगर आप ये भी सोच लीजिए, अगर जो सॉलिड है उसका मास ज्यादा है तो पूरा पिघलाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, कम है तो पिघलाने के लिए कम हीट देना पड़ेगा। तो ये भी कैसे डिफाइंड होगा, पर यूनिट मास, कि भाई 1 किलो के लिए इतना है, अब जितना पिघला रहे हो उसके हिसाब से निकाल लो। आ रही बात समझ में? तो सपोज ये T2 टेम्परेचर में चालू कहां से होगा, सॉलिड से, और उसी T2 टेम्परेचर में जैसे जैसे ये हीट लेते जाएगा क्या में कन्वर्ट होगा, लिक्विड। और अगर बीच में आप देखोगे तो कुछ पार्ट सॉलिड रहेगा, कुछ पार्ट लिक्विड रहेगा। ठीक है, अब सपोज आप 1 किलो सॉलिड लिए थे, उसको कितना हीट दिए टोटल एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचाने के बाद कितना हीट दिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचाने के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचाने के बाद जितना हीट दिए ताकि ये कंप्लीटली 1 किलो जो सॉलिड था वो क्या में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, वही क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो अपन क्या लिख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LHF लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लिखो डिफाइंड एज amount of heat given, amount of heat given at constant temperature to unit mass of solid, defined as amount of heat given at constant temperature to unit mass of solid to convert it into liquid। ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है, अगर सपोज आपके पास लिक्विड है, वही मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड है, आप इससे उतना ही हीट, जितना सॉलिड से लिक्विड बनाए थे मेल्टिंग पॉइंट पे, उतना ही हीट ले लो, देव मत, उतना हीट ले लो, तो वापस ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर
ऑफ यूनिट मास टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। हरी बात समझो, उसको फ्रीज करने के लिए कितना लिए। क्लियर है? तो दोनों ही चीज सुने, इन्हें प्लस क्यू दिए तो सॉलिड से लिक्विड, माइनस क्यू लिए तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे कैसे, LF बराबर, सपोज आपने टोटल हीट दिया Q और मास कितना है M, तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन Q बाय M। क्या होगा, Q बाय M। ठीक, हरी बात समझ। अब सपोज अब आपके पास लिक्विड बन गया और ये लिक्विड क्या में, अब मेल्टिंग पॉइंट में लेटेंट हीट पूरा एब्जॉर्ब किया और अब ये लिक्विड बन गया मेल्टिंग पॉइंट पे। अब आप और हीट दे रहे हो, हीट देना रोके नहीं, हीट इसको देते जा रहे हो, तो अब आप इसको हीट देते जाओगे तो ये क्या में कन्वर्ट होगा, नहीं, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट पे है, गैस थोड़ी बन जाएगा। गैस कब बनेगा, जब बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, अब हम लोग मॉनिटर करेंगे तो हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो हीट दोगे वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम आएगा। तो आपका फेज क्या से क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस। और इस बीच जो आप हीट दोगे पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीटली गैस, वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है, सारी बात समझ में, ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट से कहां पहुंचा लिए, बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड क्या में कन्वर्ट होना चालू हो गया, गैस पे। तो ये आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, अब जिस टेम्परेचर में हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या उसको उल्टा भी ट्रू होगा, भाई गैस अगर बॉइलिंग पॉइंट पे है तो उससे कितनी हीट लोगे यूनिट मास से, ताकि वो क्या में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, है ना, कंडेंस हो जाए। तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम उसको भी वही चीज बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप गैस को फिर हीट देना चालू किए तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा, जो भी बन जाएगा। क्लियर, ठीक, अच्छा आगे बढ़े। अब दो चीजें हम लोग यहां देखे बच्चों, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन। ठीक, अपन वैसे केमिस्ट्री जब पढ़े थे मैं आप लोग को पहले बता चुका, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जैसे वेपराइजेशन हो रहा है या बॉइलिंग हो रहा है, प्रोसेस को लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो उस वक्त होता क्या है ये देख लेते हैं, है ना, ताकि हम लोग डिफाइन कर पाए। तो देखो जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है और इसमें क्या लिखा है बच्चों, लिक्विड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, लिक्विड। तो जिस भी टेम्परेचर पे रखा हुआ है कुछ वेपर प्रेशर रहता है लिक्विड का। वेपर प्रेशर मतलब क्या रहता है, जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं यहां पर, वो क्या करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़ के क्या में चले जाते हैं, गैसियस फेस में चले जाते हैं, उन लोग वेपर बना के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये क्या चले गए, ऊपर। लेकिन ये और ऊपर नहीं जा रहे, क्यों, ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खुला बर्तन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या कुछ क्लोज्ड वेसल में एक प्रेशर में रखे हो तो वो प्रेशर होगा, जो भी प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अभी ये वेपर प्रेशर क्या है, कम। वेपर प्रेशर क्या है, कम। यानी लिक्विड के वेपर्स जो उसकी सरफेस पे, फ्री सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या है, कम। और ये पीएटीएम क्या है, ज्यादा। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है कि जितने लोग ये काइनेटिक एनर्जी वाले ऊपर गए ना, उनमें से कुछ नीचे जाते हैं और उतने ही नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ऐसे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला स्टेज आ जाता है कि जितने वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं उतने लिक्विड से वेपर में आ रहे हैं। तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। फिर आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो जाहिर सी बात है जो अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अब कई लोग के पास जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं थी, अब उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। तो अब वेपर की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई, वेपर की संख्या बढ़ जाएगी। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अभी भी एटमॉस्फेरिक के बराबर नहीं हुआ है,
तो अपन टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर आएगा बच्चों जब वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड स्टेट का जो था, वो बराबर हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या ये वेपर्स को ये एयर के मॉलिक्यूल्स रोक पाएंगे? नहीं, इन लोग क्या करेंगे, एस्केप। जैसे ही एस्केप करेंगे खाली जगह बनेगी, फिर सब लोग एस्केप कर जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरा लिक्विड क्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग हो रही है। क्या हो रही है? बॉइलिंग। तो जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आप जान रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? अगर एटमॉस्फेयर आप एक्स्ट्रा प्रेशर पे रख दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और प्रेशर आप कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक, बढ़े आगे। चलिए अब फेस ट्रांसफॉर्मेशन का बच्चों एक ग्राफ देख लेते हैं ना। तो लिखो ग्राफ ऑफ टी वर्सेस क्यू, हीट और टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक है, तो अरे बाप से, इसको उल्टा कैसे करूं, अब बड़ा कैसे करूं, ज्यादा गाढ़ा हो गया क्या, कोई बात नहीं। चलो, ये y एक्सिस में क्या लेना है बच्चों अपने को, टेम्परेचर, x एक्सिस में क्या लेना है, q। ठीक है, सपोज आपको इनिशियली गिवन है एक सॉलिड, क्या गिवन है, सॉलिड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर t, है ना। तो सपोज ये t टेम्परेचर पे आपको सॉलिड आपको गिवन है, अभी आप हीट कोई सी सप्लाई नहीं की है, जीरो। अब आप हीट इसको सप्लाई करना चालू किए, क्या करें बच्चों, हीट इसको सप्लाई करना चालू किए, तो इसका टेम्परेचर कहां है, बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको पता है Q बराबर क्या होता है, mc डेल्टा टी। ये जो हीट होती है वो mc डेल्टा टी पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट पे। तो अभी Q जो है फंक्शन ऑफ क्या है, टेम्परेचर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कब तक बढ़ेगा, ये Q बराबर mc डेल्टा टी, ये कब तक बढ़ेगा, जब तक आप नहीं पहुंच जाते कहां, मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते उस पर्टिकुलर प्रेशर पे। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, पहुंच गए मेल्टिंग पॉइंट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट पे यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है, सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट पे यहां पे क्या है, सॉलिड। अब आपको हीट देना चालू किया, एक्स्ट्रा हीट। अब जो भी हीट दे रहे हो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। और जो भी आप हीट दे रहे हो वो क्या के काम आ रहा है, इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आ रहा है। सॉलिड से क्या कन्वर्ट करने में काम आ रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट करने में काम आ रहा है। तो वो जो Q है उसको लिखोगे m इंटू एल एफ, पर यूनिट मास के लिए लेटेंट ऑफ फ्यूजन होगा, और m मास का सॉलिड है तो क्या होगा, m इंटू एल एफ। ठीक, अब ये पूरा का पूरा मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड बन गया। अब आप हीट दे रहे हो, अभी रुकेगा नहीं, फिर लिक्विड से इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा। क्या ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप सेम होगा, नहीं, हो भी सकता है। अगर भाई किसी का स्पेसिफिक हीट सॉलिड स्टेट के लिए और लिक्विड स्टेट के लिए सेम हो तो सेम हो सकता है, लेकिन अलग अलग है तो अलग। ठीक है, जैसे वाटर का केस देख लो, तो सॉलिड के लिए और फिर वेपर के लिए स्लोप सेम होगा, क्योंकि हाफ और हाफ होता है, सी का वैल्यू हाफ और हाफ होता है, लेकिन लिक्विड का 1 होता है, तो इसके लिए स्लोप ज्यादा होगा, ये दोनों के लिए स्लोप कम होगा। ठीक है, अगला ये बढ़ा। अब ये कब तक बढ़ेगा, जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते, कहां नहीं पहुंच जाते, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते उस पर्टिकुलर प्रेशर पे। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा,
टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट तक जो टेम्परेचर दिए वो क्या दिए, Q बराबर mc डेल्टा T। ये जो C था वो था सॉलिड वाले के लिए, ये जो C है वो क्या वाले के लिए, लिक्विड वाले के लिए। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब जो भी हीट दोगे वो क्या में काम आएगी, है ना, वो काम आएगी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम आएगी। और ये जो हीट दिए हो Q बराबर क्या होगा, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? तो रैंडमली ऐसा नहीं करना है कि टोटल हीट अगर मैं बता दिया इतना हीट एनर्जी दे रहा हूं तो सीधा नहीं बढ़ाते जाना है कि हाँ भाई इतना हीट दे दिया, सीधा mc डेल्टा टी लगाओ, डेल्टा टी निकाल लो। सॉलिड जो है, आइस जो है वो 120 डिग्री पे पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा ना। आइस पहले मेल्ट होगा, 0 डिग्री पे पहुंचेगा, फिर मेल्ट होगा, और फिर वाटर जो है वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा, वो मेल्ट होगा, और फिर वो वेपर बन के फिर वो 120 डिग्री पहुंचेगा। 120 डिग्री पे आइस कैसे पहुंच जाएगा? आ रही बात समझ में? तो स्टेज वाइज अपने को हीट देना है, स्टेज वाइज हम लोग को हीट लेना है। उसके बाद एक बार ये गैस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप जो भी हीट दे रहे हो वो क्या हो रहा है ना, उसके बाद ये गैस क्या बन जाएगा, जितना भी आप दोगे Q बराबर क्या होगा, m c गैस डेल्टा T। फिर ये क्या है, सुपर हीटेड जो वेपर बन रहा है वो वाला है। ठीक, आ रही बात समझ में? और इसका उल्टा भी क्या है, ट्रू है। उल्टा भी ट्रू है। उल्टा कैसे ट्रू है? उल्टा ऐसे ट्रू है कि आप सुपर हीटेड वेपर है, उससे हीट लेना चालू किया तो उसका टेम्परेचर गिरेगा गिरेगा गिरेगा, गैस बन जाएगा। फिर गैस कहां पर आ गया, बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे जो हीट लोगे उससे गैस क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। फिर टेम्परेचर गिरेगा गिरेगा गिरेगा, हीट लेते जाओगे तो लिक्विड का टेम्परेचर गिरा। फिर लिक्विड से हीट लोगे एट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। फिर हीट लोगे तो सॉलिड का टेम्परेचर गिरेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्राफ? पक्का? तो ये चीज याद रखना। और स्लोप, जो स्लोप है वो किस पे डिपेंडेंट होता है बच्चों, स्पेसिफिक हीट पे। ठीक, स्पेलिंग बहुत घटिया लिखा हूं लेकिन मान के चलो, किस पे होता है, स्पेसिफिक हीट पे। जो भी स्लोप है, अभी तो सेम टाइप का ही दिख रहा है, मैं आड़ा लाइन बना दिया हूं, लेकिन अलग अलग हो सकता है। जैसे वाटर के लिए ये अलग होगा और ये दोनों सेम होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? तो ये हो गया बच्चों स्पेसिफिक हीट का ग्राफ। ठीक, तो हीट कैसे देना है और हीट कैसे लेना है हम लोग को आइडिया रहना चाहिए। ओके, बढ़े आगे। चलो, अब जब हम लोग फेस ट्रांसफॉर्मेशन सीख गए हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कैलोरीमीटर क्या होता है। लिखो बच्चों, और कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या करते हैं। तो कैलोरीमीटर तो बच्चों एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग अलग अलग टेम्परेचर के सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। तो उससे या तो अपने को कोई अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट रहती है, अननोन रहती है, वो निकालने के काम आता है, या फिर फाइनल टेम्परेचर उनका क्या पहुंचेगा ये देखने के काम आता है। भाई टेम्परेचर को तो अपन नोट कर सकते हैं ना, डालने से पहले इस लिक्विड का इतना था, इस लिक्विड का इतना था, मिक्स करने के बाद दोनों का इतना हो गया। कैलोरीमीटर जो बर्तन जिसमें मिलाए हैं डिवाइस, उसका टेम्परेचर इतना हो गया। फाइनली तो सब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर सबका क्या हो जाएगा, सेम। तो हम लोग को फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पता होगा। अब सपोज कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट पता है, एक लिक्विड का स्पेसिफिक हीट पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो वो अननोन होगा। इक्वेशन बना के हम लोग उसको निकालेंगे। तो हम लोग बस क्या करते हैं, हीट का इक्वेशन लिखना है, हीट एनर्जी का कंजर्वेशन लिखना है, कौन हीट लिया कौन हीट दिया। ठीक, और उसी को सब का सम, टोटल हीट देने वाले टोटल हीट लेने वाले बराबर 0, ऐसा कर देना है। ये मानते हुए कि कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है दूसरे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में कोई हीट लॉस पूरा पूरा सिस्टम मेरा। तो ऐसे टाइप का अपने को सवाल पूछता है। तो कैलोरीमेट्री में यही अपन लोग चीज करके देखते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग फेज वाली चीजों को भी मिला के देखेंगे कि बर्फ और पानी को मिला दिए, देखेंगे कि फाइनली कितना बर्फ है और कितना पानी बचेगा। ठीक, या पानी पूरे बर्फ को पिघला दिया और अब उसका टेम्परेचर कितना उठा के ले गया है, ये सब भी हम लोग चीज देख सकते हैं, है ना। तो कैलोरी मीटर क्या होता है, पहले लिख लो। It is a device to study heat interaction between substances and find specific heat
फॉर अननोन सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक हीट फॉर अननोन सब्सटेंसेस। ठीक है, ठीक। अब देखो, जैसे अब आप लोग एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये एक कैलोरीमीटर है। क्या है ये? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मास दिया है mc, मास ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक। cc, ये क्या हो गया? cc, ये क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर की पर यूनिट। भाई जब आप इसी में मिला रहे हो चीजें तो इसका टेम्परेचर भी तो चेंज होगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। अब टीसी, ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। क्या हो गया? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। फिर हम लोग इस कैलोरीमीटर में सपोज दो सब्सटेंसेस मिला रहे हैं। कितने सब्सटेंस मिला रहे हैं बच्चों? दो सब्सटेंस। M1 M2 उन दोनों का मास हो गया, C1 C2 उन दोनों की क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट। अच्छा, दोनों अभी सेम लिक्विड फेज में और फेज चेंज नहीं हो रहा है तब के लिए, फिर फेज चेंज के लिए बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। अब M1 और M2 और दोनों का स्पेसिफिक हीट कितना है? C1 C2। ये जो था इनिशियल T1 टेम्परेचर में, ये जो था इनिशियल T2 टेम्परेचर में। ठीक, ये जो था T1 पे, ये जो था T2 पे। हम लोग क्या किए? इस कैलोरीमीटर में दोनों को ऐड कर दिए। ठीक, अब हमको क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर T क्या हो जाएगा ये निकालना है। सबको मिक्स कर दिए तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो क्या टेम्परेचर होगा फाइनल, ये हम लोग को निकालना है। ठीक, ये वही काम जो हम लोग बाथरूम में करते हैं। गर्म पानी चालू किए, बंद किए, ठंडा पानी चालू किए, अभी ठीक नहीं हुआ, फिर गर्म चल, इंजीनियर बन जाते हैं अंदर, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर कोई हीट एस्केप नहीं कर रहा है, हीट लॉस जीरो बोला है, तो चेंज इन हीट एनर्जी जीरो होगा सिस्टम का। सिस्टम का, किसका? सिस्टम का चेंज इन हीट एनर्जी क्या होगा? जीरो। अब सबका हीट इंटरेक्शन लिखते हैं। सपोज पहले इसका लिखा, ये T1 से कहां चले गया? T, तो ऐसे लिखूंगा MC1 T माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, प्लस M2 C2, ये M1 है, T माइनस T2, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस MC CC TC T माइनस TC, ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का। तो इसका जो हीट चेंज हुआ, इसका जो हीट चेंज हुआ, इसका जो हीट चेंज हुआ, ये बराबर क्या होगा? जीरो। अपने आप बच्चों जो ज्यादा होगा भाई फाइनल टेम्परेचर के हिसाब से, भाई जो अपन को फाइनल माइनस इनिशियल करके सबको एक तरफ रखना है। कौन दे रहा है उसको एक तरफ, कौन ले रहा है उसको एक तरफ मत लिखो, फाइनल एक तरफ करके लिख देना है। तो क्या होगा फायदा इससे? देखो ये प्लस माइनस जो भी आएगा वो डिपेंड करेगा ना कि T1 कितना है। अगर सपोज फाइनल टेम्परेचर जो आ रहा है वो T1 से बड़ा आ रहा है, T1 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये जो है वो हीट एब्जॉर्ब किया होगा, तब तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर सपोज इनिशियल टेम्परेचर T2 जो है वो बड़ा था और अब क्या हो गया? कम हो गया, तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब ये हीट दिया है। वैसे इसका भी ये हीट दिया लिया है ऐसा पता चल जाएगा। लेकिन सबका सम क्या होगा? भाई दे तो एक दूसरे को ही ले रहे हैं ना, तो सबका सम ऑफ हीट क्या आएगा? जीरो। समझ में आई भाई बात? पक्का क्लियर है कि नहीं है? तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो टेम्परेचर T। कोई भी अननोन होगा, भाई आपको T1 पता है, MC1 पता है, M2 C2 T2 पता है, C3 TC पता है ना, तो T क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। या थर्मोमीटर लगा के रखते हैं कैलोरीमेट्री में, तो फाइनल टेम्परेचर थर्मोमीटर से देख के पता चल जाता है। तो एक का स्पेसिफिक हीट आपको पता है, सपोज पानी है, दूसरा लिक्विड का आपको पता नहीं है, तो सब चीज नोन है, सिर्फ क्या अननोन है, तो उसका स्पेसिफिक हीट भी पता चल जाएगा। अरे बस समझ, इक्वेशन कैसे बनाना है समझ में? हीट इंटरेक्शन का सम क्या रखना है? जीरो लिखना है। अरे बस समझ में? अब कई बार आपको क्या करेगा बच्चों, स्पेसिफिक हीट अलग अलग सब्सटेंस का नहीं देगा, अलग अलग सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट नहीं देगा, उनके जगह आप लोग को एक कांस्टेंट दे देगा, बोलेगा उसको ये वाटर इक्विवेलेंट है। क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। तो वो टर्म समझ लेते हैं,
फिर पूरा थ्योरी लगभग खत्म है, अब 20 सवाल बनाना बचा है। ठीक है, देखो लिखो वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ, जो भी वाटर इक्विवेलेंट लिख लो खाली, किसी भी सब्सटेंस का। देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट हमको पता है कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का पता है। बाकी सब्सटेंसेस का किसी का 1.2 होगा, 5 होगा, 5.4 होगा, 2.3 होगा, 0.98 होगा, अपने को उससे आइडिया नहीं, अलग है। हम लोग क्या करते हैं, देखो वाटर इक्विवेलेंट में ध्यान से सुनना, जैसे एक सब्सटेंस है उसको आप Q हीट दिए, उसका मास क्या था m, उसको आप Q हीट दिए तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा T। ठीक, तो आपको उतना ही हीट देना है ताकि टेम्परेचर उतना ही रेज हो पानी का, तो उसका जो मास होगा, पानी का मास जो लोगे, ताकि जो इसको हीट दिए थे उसका टेम्परेचर जितना रेज हुआ, पानी का भी उतने हीट लेने पे उतने टेम्परेचर रेज हो, तो मास सेम नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अलग अलग। तो पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर करने के लिए आप जो हीट दे रहे हो उतना ही हीट कितने मास ऑफ वाटर को दोगे ताकि ये सेम चीज हो जाए, तो इस MW को क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट। आ रही बात समझ में? तो वाटर इक्विवेलेंट अगर किसी का दे दिया, सपोज कैलोरी मीटर का ना स्पेसिफिक हीट नहीं देगा, कैलोरी मीटर का दे देगा वाटर इक्विवेलेंट, कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैलोरी मीटर इज 2 kg, तो मतलब समझ जाना, आपको अगर ऐसा लेते तो क्या लेते, m सेम Q दे रहे हो, m C ऑफ सब्सटेंस इंटू डेल्टा T लिखते, और आप सेम हीट दे रहे हो, सेम टेम्परेचर रेज हो रहा है किसका, वाटर का, तो आप क्या लिखोगे, Q m वाटर C ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T, ये दोनों सेम है, इक्वेट करोगे ये दोनों कट जाएगा, तो आप m इंटू सी एस के जगह क्या ले सकते हो, वाटर इक्विवेलेंट जो उसका दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटू CW स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का पता रहता है 1। हरी बात समझ में? तो वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे, क्लियर है बात, पक्का। तो वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है कि आप amount of heat given to a substance, a mass of substance to raise its temperature by delta T, the same amount of heat to be given to how much amount of water to raise the temperature by same magnitude, to raise the temperature by same magnitude, उतने टेम्परेचर रेज करने के लिए कितने मास ऑफ वाटर को आप सेम हीट देते हो, सो बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो क्वेश्चन में अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट दे दिया कैलोरीमीटर का, तो कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट नहीं देगा आपको, स्पेसिफिक हीट वाटर का मल्टीप्लाई कर देना उसके मास से, तो वही चीज होगा जो फर्क पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? पक्का। अब सवाल बनाना चालू करें। तो ये थी बच्चों थ्योरी कैलोरीमीटर की, और जो भी चीज और नेक्स्ट चीज होगी वो मैं अब सवाल के थ्रू ही बताऊंगा इसके आगे, ठीक है। तो अब क्या बनाते हैं इससे रिलेटेड सवाल, ओके। चलिए बच्चे लोग क्या बनाते हैं सवाल, लेकिन मैं वो कहां भेज दिया, स्टाइलस कहां फेंक दिया, इधर। चलो देखो पहला क्वेश्चन है ना, क्या बोला है बच्चों, 5 ग्राम आइस, कितना, 5 ग्राम आइस कितने डिग्री पे, 0 डिग्री, इज मिक्स्ड विथ 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, ये निकालना है। स्टीम कितने पे, 100 डिग्री पे, और आइस कितने पे, 5 डिग्री पे, ठीक। अब देखो ये दोनों ही अलग अलग फेज में, हाँ दोनों ही क्या में, अलग अलग फेज में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अपन अप्रोच करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, हीट देने वाला कौन होगा, लेने कौन वाला होगा, ये डिसाइड करना, कौन, आइस लेगा, स्टीम देगा। अब देखो अब क्या कोशिश करना, जितने भी सब्सटेंस है ना सबको ट्रिपल पॉइंट पे लाना। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है जानते हो, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो होता है जनरली बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, क्या, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। वाटर के लिए तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। आइस तो पहले कहां पर है, 0 डिग्री पे,
अब देखो स्टीम को लेके आते हैं। स्टीम क्या करेगा? हीट देगा। तो सबसे पहले 100 डिग्री पे है तो वो अपने कहां पर है? बॉइलिंग पॉइंट पे ही है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या होगा? पूरा का पूरा पानी बन जाएगा। 100 डिग्री पे क्या बन जाएगा? पानी। तो देखते हैं कितना हीट दे सकता है पानी बनेगा तो। कितना है? 5 ग्राम। तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। इसके लिए हम लोग को दोनों का स्पेसिफिक हीट चाहिए भाई। ये क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपर वेपराइजेशन, लेटेंट ऑफ फ्यूजन लिख लो। और कैलोरी पर उसमें भी लेना चाहो तो उसमें भी ले सकते हो आप लोग, कैलोरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो 4.2 से डिवाइड करके। अगला देखो, तो ये क्यों आ गया? अब हीट कौन कितना दे सकता है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी ये पूरा 5 ग्राम ठंडा होगा तो क्या लिखेंगे? 5 ग्राम को क्या में कन्वर्ट कर लो? किलोग्राम में। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 2260 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर केजी। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो 1000 से ये वाला 1000 क्या हो गया? कट गया। 5000 6 5 30 5 2 कितना होगा? 10। तो 3 13 5 2 10 1 11 तो ये आएगा 11300 जूल्स। कौन देगा इतना हीट? ये देगा। अब ये कहां पहुंच गया? लिक्विड। लेकिन लिक्विड में इन्हें वाटर बना है, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब पानी 100 से कहां तक आ सकता है? 0 तक आ सकता है। 100 से कहां तक आ सकता है? 0। तो कितना हीट देगा ये देख लेते हैं। तो कितना हीट देगा ये देख लेते हैं। तो कितना हीट देगा? m 5 ग्राम इंटू, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या लेंगे? वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप लोग पढ़े थे, क्या बताया था? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन जो भी लिखना लिखो। तो यहां पर 1 कैलोरी है, अपन क्या में चल रहे हैं अभी? जूल में चल रहे हैं। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4.2 से। तो क्या लिखोगे? 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। लेकिन मास अभी ग्राम में, ये भी ग्राम में दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? 5 इंटू 4.2 इंटू कितना? टेम्परेचर चेंज 100 का। 0 से 100 से 0 ले आने तो 100 का। तो कितना हो गया? 4.25 है ना। तो 2100 जूल्स इतना आएगा। पक्का? तो देखो स्टीम अपना 100 डिग्री से कहां पे आ गया? 0 डिग्री पे आ गया। पानी बना पहले और फिर 0 डिग्री पे पानी आ गया। कितना दिया हीट? टोटल कितना दिया? क्यू देख लेते हैं। क्यू गिवन, दोनों को ऐड कर लो। तो ये 0 0 4 3 1 इतना जूल हीट एनर्जी दे दिया। अब पानी को भी सॉरी क्या, बर्फ को भी कहां तक ले जाते हैं? 0 डिग्री में पानी बनाते हैं। तो बर्फ को तो हीट दे दो तुरंत पानी बन जाएगा। बर्फ को क्या कर दो? तुरंत हीट दे दो, क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। अब बर्फ के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले वो 0 डिग्री पे है यानी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, तो सीधा वो पानी बनना चालू करेगा। तो क्या लेगा? Q बराबर m इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना उसका? 5 ग्राम। 5 बाय क्या लिख लेते हैं? 1000। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया था? 336 किलो जूल, मतलब 10 का पावर 3 किलो जूल, सॉरी जूल पर केजी। अब केजी में इसको कन्वर्ट कर लिए। 10 का पावर 3 से 10 का पावर 3 कट गया। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 5 3 जा 16 इतना जूल। क्लियर बात? क्या हुआ? इतना जूल। अब बताओ बच्चों, इतना जूल एनर्जी 1680 जूल तो स्टीम खुद ही दे दिया होगा जब वो पानी बना होगा। यानी उसको पानी बनने के बाद अपना टेम्परेचर नीचे गिराने की जरूरत है? वो तो तभी दे देगा जब ये क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। ठीक। तो ये पूरा का पूरा यानी ये जो एनर्जी है वो सफिशिएंट है कि इसको क्या में कन्वर्ट कर दे? लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। सफिशिएंट है कि इसको क्या में कन्वर्ट कर दे? लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। तो 0 डिग्री पे ही क्या बन जाएगा? पानी। तो हीट माइनस कर लेते हैं। 11300 क्या? 11300 माइनस क्या कर लेते हैं बच्चों? 16
80, तो क्या बचा 0, ये कैरी ओवर हुआ तो 2 और 6 और 0 और 1, इतना, सॉरी 9 नहीं 1 ही तो, हाँ 9, 9620 जूल। इतना एनर्जी अभी स्टीम के पास बचे ही है, दिया सिर्फ कितना है। अब आपको ये आइस जो 5 ग्राम है, 5 ग्राम क्या बन गया, वाटर, 5 ग्राम का गिर गया वाटर। अब वाटर का हीट भी तो 100 डिग्री बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, बताओ। वाटर का भी हीट 100 डिग्री बढ़ा सकते हैं। 100 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, 2100 जूल। अभी तो स्टीम के पास एनर्जी बचा हुआ है कितना, तो इसमें से 2100 और दे देगा तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो अब क्या दे दिया 2100, 2100 माइनस कर लो, 0257 जूल, इतना बच गया। और जो लेते जा रहा है वो क्या हो गया, देखो 5 ग्राम पानी बना, और वो 5 ग्राम पानी का भी टेम्परेचर रेज हो गया, क्या हो गया 100 डिग्री, क्या हो गया टेम्परेचर रेज 100 डिग्री हो गया। आ रही बात समझ में। अब क्या पानी और हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, स्टीम बन सकता है। पानी क्या बन सकता है, स्टीम बन सकता है। पानी क्या बन सकता है बच्चों, स्टीम। लेकिन अब आप सोचो खुद, ये बचा हुआ एनर्जी ये कौन सा एनर्जी है, स्टीम एनर्जी है ना। बचा हुआ जो एनर्जी, स्टीम जब पानी बनता है वो एनर्जी, तो स्टीम अगर पानी बनेगा जितना एनर्जी देगा, पानी उतनी ही एनर्जी लेके स्टीम बन जाएगा, तो ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया ना। तो टेम्परेचर फाइनल क्या रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी कितना रहेगा, 5 ग्राम प्लस कितना कितना हीट यूज हुआ, पहले 1680 और फिर 2100, 1680 और 2100 यानी 0873, इतना जूल हीट देने के लिए जो स्टीम पानी में कन्वर्ट हो गया होगा उतना और पानी बचेगा, और स्टीम 5 में से उतना ही माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है, पक्का क्लियर है कि नहीं है। तो हम लोग को कहां पे पहुंचना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचना है। तो हम लोग देखे भाई कौन हीट देने वाला है, जो ज्यादा हीट एनर्जी रखता है, स्टीम। तो स्टीम कितना हीट दे सकता है भाई, इतना दे सकता है, और फिर पानी में कन्वर्ट होगा तो और इतना दे सकता है। ठीक है, हीट के पास बहुत सारी एनर्जी बची। अब अपन क्या करें, देखते हैं कि आइस के पास एनर्जी कितनी लेने की क्षमता है। तो भाई आइस को अगर पूरा पूरा मेल्ट कराना था तो मात्र कितना लग रहा था, 1680 जूल। वो तो स्टीम के पास है ही है, इतना सारा है, दे दिया। फिर जो इतना 5 ग्राम पानी बन गया, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना चाहिए था, तो स्टीम पानी को उतना दे सकता है। स्टीम क्या करेगा, अपना पिघल जाएगा, और पिघल मतलब मेल्ट कंडेंस हो जाएगा, और उतना पानी को दे देगा। पानी को दे दिया, पानी क्या बन गया, वो भी 100 डिग्री पे आ गया। अब स्टीम जितना पानी को देगा, पानी उतना ही, तो ये तो इक्विलिब्रियम टाइप का हो गया ना। तो अभी हीट ट्रांसफर होना बंद, तो क्या हो गया 100 डिग्री फाइनल टेम्परेचर आ गया दोनों का। क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, समझ में आया। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला अगला देखते बच्चों। अ कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी कितना, 100 जूल पर केजी होता है, वो केल्विन लिख दिया है गलती से, ये क्या है केजी, 100 जूल पर केजी। हीट कैपेसिटी तो पर, अच्छा हीट कैपेसिटी दे दिया बच्चों, सही है सही है, क्या होगा 100 जूल पर केल्विन, मतलब वो वैल्यू दिया है किसका, एमसी का वैल्यू दिया है। क्या का वैल्यू दिया बच्चों, एमसी। एमसी का वैल्यू कितना है कैलोरीमीटर के लिए, 100 जूल पर केल्विन, सही दिया। एट रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर कितना मिला रहे बच्चों, 100 ग्राम। टेम्परेचर कितना बच्चों, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना, वाटर का स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी केल्विन is poured into the calorimeter. What is the temperature of water in the calorimeter? तो इस बार ट्रांसफर किसके किसके बीच होगा, कैलोरीमीटर और इसके बीच। कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन यहां हो रहा है क्या, नहीं।
तो अपने को चिंता नहीं करना है, ना वो पिघल रहा है कैलोरीमीटर, ना ये जम रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करना है, जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट फाइनल टेम्परेचर टी ले लेना है और क्या लिख लेना है, इक्वेशन। हम मान के चले सबको मिक्स विक्स किया, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी। तो क्या लिखेंगे, हीट कैलोरीमीटर कितना लिया, तो एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, जो फाइनल टेम्परेचर है माइनस कैलोरीमीटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था, प्लस मास ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या लेंगे, जो इसका था, किसका, वाटर का था। वाटर का क्या था, टी माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री लेते हैं, दिया है क्वेश्चन। और कैलोरीमीटर कितने पे, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री, लिख सकते हैं 30 डिग्री। सबका सम बराबर क्या होगा, 0। तो mc का वैल्यू कितना दे दिया है, 100 इंटू टी माइनस 30 प्लस मास ऑफ वाटर क्या देगा, मास ऑफ वाटर कहां गया, कहां दिया है क्या, 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट क्या में दिया है, केजी में दिया है, तो इसको क्या में डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में ले लो, फिर 4200 और ये क्या होगा, टी माइनस 40। मैं यहां से सब नोने टी अननोन है, टी निकल जाएगा, निकालो फटाफट। इस तरफ निकाल लेते हैं, क्या होगा, 100 टी माइनस 3000 प्लस 420 टी माइनस 420 इंटू 40 कितना होगा, 4 2 8 4 4 16 16800 बराबर 0। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 520 बराबर 16800 प्लस क्या 3000, तो हो जाएगा 00891। तो टी बराबर क्या आएगा, 19800 बाय 520, ठीक है। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको केल्विन में लेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, डेल्टा टी है तो आप किसी में भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, ये जो है अपन क्या में लिए, पर केल्विन में लिए ना, ये जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो एक काम करना 273 प्लस करके ले लेना, क्या ले लेना 273। तो ये टी है, इसको माइनस ले लो, 273 कितना हो जाएगा, दोनों कट से, दोनों कटे का कोई मतलब नहीं देगा बच्चों, वही आएगा आंसर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी है ना, 0 से 0 कट गया, कितना जा से जा रहा है, 38 के आसपास आ जाएगा, ठीक, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, समझ में आई बच्चों बात, पक्का, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन लेटेंट हीट ऑफ आइस दे दिया बच्चों, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे दिया है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है, और अपने को कितना क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो कितना हीट रिक्वायर्ड, पहले ये क्या होगा, -20 है, कहां पे जाएगा अपने 0 पे, मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा, तो कितना होगा, m केजी में दिया है सब चीज, तो क्या में ले लेते हैं, m बाय 1000, m c स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या है 2100, तो 2100 mc इंटू डेल्टा टी, कितने का चेंज 20, 0 माइनस माइनस 20, तो 20 लिखेंगे, ठीक है, पक्का, ये आया। प्लस अब 0 डिग्री पे वो क्या बन गया है, वाटर, 0 डिग्री पे क्या बन गया, नहीं 0 डिग्री पे भी आईसी है, अब लेटेंट हीट देंगे तब वो क्या बनेगा, वाटर। तो 40/10 का पावर 3 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यही दिया है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है, पॉइंट, तो 0.336 इंटू 10 का पावर 6 ये लेंगे, प्लस
अब वो बन गया पानी कितने में, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे क्या बन गया, पानी। अब उसका 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो m इंटू 4/10 का पावर 3 इंटू सी, स्पेसिफिक हीट अब क्या करेंगे लेकिन, पानी, 4200 इंटू टेम्परेचर क्या करें 20 डिग्री, जब 0 से 20 ले जा रहे हैं तो 20 माइनस 0 भी क्या आएगा 20। क्लियर, तो ये हो जाएगा टोटल हीट गिवन। आई बात समझ में, पक्का बच्चों कि नहीं आया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक 0 से ये 2 हो गया, ये 2 0 से ये कट गया, ठीक है। तो 21 इंटू 4 कितना होता है 82, 82 इंटू 2 164, 1640 आया, ठीक। पहला वाला टर्म 1640 प्लस ये 10 का पावर 3 से ये कितना हो गया 3, तो ये 1 2 3 ही है, तो कितना हो जाएगा 336, ये 336 हो गया, तो 336 इंटू 40 कर दो, तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 4 3 जा 13, तो 13440। कहाँ है 648, क्या बोल रहे हो बेटा, हाँ हाँ ये ना, अच्छा ठीक ठीक ठीक, प्लस ये 3, ये क्या कटेगा 2 और 1 3 कट गया, ये 42 2 जा 84, 84 4 जा 4 4 जा 16, 8 4 जा 33, तो ये क्या आएगा 3360। सबको क्या कर देंगे ऐड, 13440 3360 1680 0 6 4 10 18 19 9 10 14 3 3 6 2 8 8 बस, तो कितना आएगा 18480 जूल्स, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया आगे। तो ध्यान कब रखना है, जब फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है तो सिंपल रहता है प्रॉब्लम। अगला, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो भी हीट वो देगा वो उससे वो पिघलना चालू, यानी पिघलना मतलब कंडेंस होने चालू हो जाएगा, into 1.1 kg of water contained in a calorimeter of water equivalent 0. मतलब कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया, तो मास नहीं देगा ना स्पेसिफिक हीट देगा, उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो इसमें अपने को क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जब भी टेम्परेचर चेंज निकालना है, एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसका इनिशियल टेम्परेचर था, टिल द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट राइजेस टू 80 डिग्री। What is the mass of steam condensed? What is the mass of steam condensed? हम लोग को latent heat of steam आपको दे दिया है, ठीक। तो देखते हैं कि कैलोरीमीटर में जो कंटेंट था वो जो राइज हुआ उसका हीट कितना लिया होगा 80 डिग्री के लिए, तो वाटर इक्विवेलेंट कितना दे दिया है 0.02, तो लिख लेते हैं 0.02 m इंटू सी, क्या कर लेंगे स्पेसिफिक हीट, पानी का क्या होता है स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी, देखे ना ये था 4200 जूल पर केजी, यही था। तो ये हो गया Q M C इंटू डेल्टा T, तो इनिशियल टेम्परेचर कितने पे थे 15 से, और बढ़ के कितना हो गया 80, तो 80 माइनस 15 65, ठीक, समझ में। तो इतना हीट हम दिए हैं, ये हीट कौन दे रहा है स्टीम, तो स्टीम कितना कंडेंस होगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि 100 डिग्री पे ही है तो वो सीधा क्या होगा कंडेंस होगा, बस भाई। तो पूरा स्टीम, ये अकेला स्टीम कंडेंस होकर थोड़ी दे देगा, अब जो कंडेंस हुआ है वो 100 डिग्री पे रहेगा, तो वो 20 डिग्री और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जो कंडेंस हुआ है वो 100 डिग्री पे हुआ है पानी, अब 100 डिग्री पे पानी है तो वो छोड़ थोड़ी देगा, इक्विलिब्रियम पे थोड़ी है, अब 80 तक नहीं आता तब तक हीट देगा कि नहीं देगा, तो और कितना देगा प्लस m सी वाटर का सी क्या होता है 4200 इंटू 20, ये समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे, आ रही बात समझ में, टोटल लेटेंट से ही नहीं ले लेना,
भाई लेटेंट से 100 डिग्री पे पानी बन गया, पानी 100 डिग्री तो 80, इक्विलिब्रियम 80 टेम्प, तो और दे सकता है ना 20। तो इतना मास नहीं लगे जितना लग रहा है आपको, पूरा पूरा कंडेंस होकर थोड़ी दे रहा है, कंडेंस हुआ और जो पानी बना वो भी तो देगा, उसको भी ऐड करना है। क्लियर है? चलो इसको कैलकुलेट करो फटाफट। क्या को पूरा को मतलब हाँ कैलोरी है तो उसको, अभी ये सब जूल्स में चल रहा है तो कैलोरी में लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको कैलोरी में लेके चल लो तो भी कोई फर्क नहीं, कैलोरी में दिया है तो इसको कैलोरी में ले लो, ये तो बढ़िया है। पानी का कैलोरी में क्या होता है? 1 होता है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम, तो केजी में क्या होगा? 1000, और इसको भी क्या ले लो? 1000। अब सॉल्व कर लो, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया बच्चों? पक्का? जल्दी यहां से m निकाल लो। तो ये हो जाएगा देखो 0.02 इंटू 1000 कितना होगा? 20 इंटू 65 बाय ये जो है कितना है? 536। क्या दिया? 536। क्या में दिया ये? ग्राम में। तो कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 536 इंटू 10 का पावर 3, 536 इंटू 10 का पावर 3 प्लस उधर से क्या आएगा? 1000 इंटू 20 कितना होता है? 20,000। ये आ जाएगा, ये केजी में आएगा मास। ये क्या में आएगा बच्चों? मास केजी में, क्योंकि सबको आप केजी में कन्वर्ट कर दियो ना इसीलिए। तो केजी में आ गया, आपको ग्राम में चाहिए तो इंटू क्या कर दो? 1000, ये आ जाएगा ग्राम्स में। कैलकुलेट कर लोगे? पक्का? समझ में आया बच्चे लोग? ठीक है, अब इसके क्वेश्चन अब कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, है ना? बढ़े आगे, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे। ओके बच्चे लोग।